मैं आई कमिंग सर, मैं आ सकता हूँ सर? प्लीज आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टर आफ्टरनून। बैठ जाए। थैंक यू सर। ओके, सो नीना स्टार्ट। ओके। गुड मॉर्निंग प्रतीक, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम, बढ़िया हूँ मैम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी मैम, आ रही है आपकी आवाज़ क्लियर। ओके, आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। मैंने मैम 10th CBSE बोर्ड से पटना से सत्यम इंटरनेशनल स्कूल से की है। 12th भी सत्यम इंटरनेशनल स्कूल पटना से ही की है। और ग्रेजुएशन मैंने कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया है, पटना से। ऑप्शनल क्या है आपका? मेरा ऑप्शनल मैम ज्योग्राफी। ज्योग्राफी है। ओके, ग्रेजुएशन आपने कब कंप्लीट करी थी? मैम 2015 में की। 15। तो ये एक लंबा गैप लग रहा है ना? जी मैम। इस बिटवीन आपने क्या किया? मैम मैं BPSC का निरंतर तैयारी कर रहा था, और साथ ही में गांव में एक कम्पिटिटिव एग्जाम का भी कोचिंग चलाता हूँ मैं। कोचिंग चलाते हैं, ओके। रहते कहाँ हैं आप? मैं प्रॉपर नालंदा में रहता हूँ मैम। नालंदा में रहते हैं, तो जी नालंदा के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम, नालंदा का कल्चरल इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है। लोग इसे पूरे भारत में ही नहीं, बहुत पूरे विश्व में इसे अम, वैश्विक स्तर पर नालंदा ओल्ड यूनिवर्सिटी के जरिए जानते हैं। और यहाँ की भूमि ज्यादातर कृषि योग्य भूमि है। यहाँ पर आलू, प्याज ये सब के और स्टेपल फूड क्रॉप में धान और गेहूं के फसल ज्यादा होते हैं यहाँ नालंदा पर। के पतन थे, उसका क्या, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अ, क्या मैंने सुना नहीं है। नालंदा के पतन के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल? नालंदा यूनिवर्सिटी के पतन के लिए मैम। जी, 1 मिनट होल्ड करें। मैम जी मैम। हेलो जी प्रतीक, बताइए। मैम, ये 1197 कॉमन इरा में इसका विध्वंस किया गया था बख्तियार खिलजी नाम के व्यक्ति के द्वारा। और हम्म, वो एक तुर्क थे मैम। ठीक है। आज का न्यूज़पेपर देखा आपने? जी मैम। 3 मुख्य बताइए जिसमें 1-2 बिहार से रिलेटेड हो। मैम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैम गाजा स्ट्राइप को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, और वहां पर इजराइल की सेना चारों तरफ से घिर ली है। और एक बिहार के संदर्भ में मैम गेहूं के जो सॉरी मैम, धान के जो दाम होते हैं वो पैक्स और इनके द्वारा जो लिए जाते हैं उनमें 143 रुपये और 163 रुपये क्रमशः वृद्धि हुई है। और अ, योजना जो सौर प्लेट योजना सभी गवर्नमेंट स्थानों पर लगाने की बात कही गई। आपकी नजर में कौन सा जो बिहार की भूमि है वो किस चीज के लिए उपजाऊ है? मैम यहाँ पर मुख्य रूप से एलुवियल सॉइल है। ये भूमि धान, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, वेजिटेबल में आलू, प्याज और गोभी ये सब के लिए प्रमुख रूप से जानी जाती है। आपको लगता है प्रतीक कि इसमें और सुधार की आवश्यकता है? क्या चीज में मैम? यहाँ लो के वेस्ट। सुधार में जो और भी चीजें आई, जैसे अब एक पर्टिकुलर मिट्टी है, सॉइल है, तो वहां आप वही उगा सकते हैं। नहीं मैम, यहाँ पर कैश क्रॉप भी उगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुलता है। इसके कारण आप यहाँ पर गन्ना भी उपजा सकते हैं, और भी बहुत तरह के जो कैश क्रॉप्स हैं, जैसे कि जूट का भी यहाँ पर किया जा सकता है, अगर सही तरीके से साइंटिफिक लेकिन इतने चीजों तरीके के से। उपजाने के बाद भी प्रतीक वहां के किसान गरीब हैं, ऐसा क्यों लगता है?
गरीबी, किसान की गरीबी के मुख्य कारण में कि यहाँ का जो लैंड है, पर पर भी एक्विलेंट बहुत कम है। और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर यहाँ पर 80 से 90% के बीच में। और तो दूसरा इसके सुधार इन लोग में, क्या करना चाहिए आपकी नजर में? क्या ऐसी कौन सी ऐसे एक्शन प्लान होने चाहिए जिससे ये चीजें ना हो? मैम यहाँ पर किसानों में थोड़ा लिटरेसी की भी कमी है। वो टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड बहुत कम मात्रा में है, साइंटिफिक मेथड यूज नहीं करते हैं, मानसून पर ज्यादा डिपेंडेंसी है। ये सब प्रमुख कारण है कम उत्पादन का। और यहाँ पर मैम बढ़ाने की अगर बात है तो यहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड और जगह जगह पर ऐसे इंस्टीट्यूशन लगाए जाए जहाँ पर इजली से किसान जाके वहाँ पर अपनी हेल्थ की एग्जामिनेशन करवा सकते हैं और उसके हिसाब से फसल लगा सकते हैं। ओके, दूस अगर आपको ये काम दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या एक्शन करेंगे? मैं पहले किसानों को अवेयर करना चाहूंगा। बहुत सारे तरह के विधि आ गए हैं अभी मार्केट में। ड्रिप इरिगेशन, जो कि बहुत उत्तम विधि है। और हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हैं बहुत सारे, उनके बारे में, उनकी गुणवत्ता के बारे में बताएंगे। और उसके बाद सेकेंडरी प्रोडक्ट, जैसे बहुत सारे जैसे वाइल्ड वाइल्ड सीड्स का उत्पादन करते हैं मैम, लेकिन वो उन लोग कच्चा राह ही बेच देते हैं। तो अगर उसको वाइल्ड में करके और कंटेनर में बेचा जाए तो उससे 2 से 3 गुना ज्यादा मुनाफा हो सकता है। ओके, और डन। बहुत तरह। मेरी तरफ से ओके है। ओवर टू नेक्स्ट। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। थैंक यू मैम। ओके प्रदीप, वेलकम। प्रदीप, नमस्कार सर। हाँ मैं तो पहले भी मिल चुका हूँ आपसे। आप नालंदा से है ना? जी You are सर। from Nalanda। जी सर। अच्छा प्रतीक, ये बताइए कि अभी दोबारा से जो हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको रीस्ट्रक्चर्ड किया गया है, तो अभी जितना उसको, अमर्त्य सेन भी पहले थे, अभी नाउ ही इज नो मोर, अभी अभी जस्ट उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन बीच में वो चले गए थे वहां से, किन्हीं कारणों से चले गए थे। तो जिस प्रसिद्धि के लिए आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन और दुनिया से लोग आते थे वहाँ ज्ञान अर्जन के लिए, खासतौर से बौद्ध का बहुत बड़ा सेंटर रहा, लेकिन अभी तक उसको खोला तो गया है, लेकिन क्या कारण है कि उसको प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही है जितना मिलना चाहिए? नया जो विश्वविद्यालय खोला गया है उसके बारे में आप कुछ। इसके बारे में। सर पहले तो मैं सर ये कहना चाहूंगा कि अमर्त्य सेन जी अभी वो फेक न्यूज था सर। तो अब फेक वो न्यूज अभी था, जीवित है। जी सर। तो अभी नहीं है, वो उनका इंतकाल हुआ, अभी फेक है। जी सर, इंतकाल नहीं हुआ, आज ही पेपर में कल आया था कि वो फेक न्यूज है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा आपने इसको। और जी सर। और इसकी अभी तक विश्व प्रसिद्धि इसलिए नहीं मिली है सर क्योंकि इसमें जो पढ़ाई की गुणवत्ता है, मुझे नहीं लग रहा है कि अभी वैश्विक स्तर पर स्टार्ट की गई है। ये अभी नेशनल लेवल पर या उससे भी कम है, जिससे कि बढ़ाने की बहुत जरूरत है सर अभी भी। क्या आपको लगता है कि कौन सा, ये गवर्नमेंट के स्तर पर कौन सा? इसमें सर इसमें सर अभी तो निर्माणाधीन है बहुत सारे क्षेत्र। इसमें मैं चाहूंगा कि सर इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस तरह के इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे लाए जाएं सभी क्षेत्र में, साइंस में, इतिहास में, और उसके बाद लैंग्वेज में, सभी क्षेत्र में इसमें अनुसंधान किए जाए सर। ताकि कोई भी चीज तभी बढ़ता है जब उसमें अनुसंधान किया जाता है। और इसकी भारी कमी देखी जाती है सर भारतीय विश्वविद्यालय में। बट ये पॉसिबल है अगर दोनों गवर्नमेंट मिल जी। करके जी करें। सर, केंद्र और राज्य सरकार और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी अगर अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूट है उनसे मदद ली जाए तो बिल्कुल पॉसिबल। वेरी गुड। और आपका, आपने ऑप्शनल क्या बताया? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जी ना? सर। जी सर। तो ये बताइए कि बिहार का जो डेवलपमेंट है उसके क्या क्या इश्यूज हैं? सर अगर बिहार की विकास की बात करूंगा सर, अब सबसे पहले तो यहाँ पर खनिज संपदा की कमी है। और उसके बाद ये लिटोरल स्टेट नहीं है, मतलब कि ये समुद्री तट नहीं लगते, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दिक्कत होती है। उसके बाद यहाँ का इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत लो है। और अगर लॉजिस्टिक कोस्ट के दृष्टिकोण से देखा जाए सर, तो बिहार में अन्य राज्य जैसे भी भारत के ही गुजरात हो गए, महाराष्ट्र हो गए, दिल्ली हो गई, पुणे,
और बेंगलोर, ये सब राज्य, ये सब क्षेत्र देखें, इनके दृष्टिकोण में सर लॉजिस्टिक पोस्ट थोड़ा अधिक है सर। ये सब कारण है यहाँ कम विकास होने का। हाँ, डेवलपमेंट के मतलब, तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर डेवलपमेंट करने के लिए क्या गवर्नमेंट की मानसा पे आप उंगली उठा नहीं सर, मानसा पर नहीं सर। गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटी दी है, लेकिन उसका कार्य कार्यान्वयन एक्सक्यूशन सही से नहीं हो रहा है सर। मैं एक्सक्यूशन पर मतलब प्रश्न उठाता हूँ। ओके ओके। ये प्रतीक, अब थोड़ा सा मुझे आप ये बताइए कि मैं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के एक दो सवाल पूछ लेता हूँ, तो मुझे भी जाना है। तो ये बताइए कि संविधान के का जो मुख्य काम क्या है? क्या संविधान का जो मुख्य काम क्या है आपकी नजर में? बताइए। संविधान का मुख्य काम है सर भारत की एकता अखंडता को बनाए रखना और भारत के सिटीजन को उसके अधिकार प्रदान करना। और सबसे पहला काम क्या है उसका? पहला काम क्या है? अ, पहला काम किस संदर्भ में सर? जैसे गवर्नमेंट को चलाने के संबंध में। डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर, गवर्नमेंट को चलाने के लिए पहले तो रूल ऑफ लॉ को यस इम्प्लीमेंट। सर, रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ को बताया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये कहाँ से लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो आपको मालूम ही है कि बहुत सारा लिया जी गया सर, बाहर। जी सर, जी सर। ये सर आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड के लिया गया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ से आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? डी वो है सर आर्टिकल 36 से 51 तक सर, जहाँ तक मैं याद करता हूँ। एकदम बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। जी सर, ये 51A में है सर बता। हाँ, तो ये कब, शुरू में तो नहीं था, इसको बाद जी में सर, इंक्लूड किया गया, तो कौन से साल में किया गया, कौन से अमेंडमेंट था? सर ध्यान है? वो 42वां, यस सर, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 फंडामेंटल राइट जोड़े गए। ये सही है, सही है। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। और एक कुछ डॉक्ट्रिन्स के बारे में आपको मैं जरा से पूछना, आर्टिकल 13 में कुछ जी सर, डॉक्ट्रिन सिद्धांत दिए गए, कौन कौन से हैं, जी, वो बता सकते हैं? जी सर, उसमें डॉक्ट्रिन्स आर्टिकल 13 में लॉ को डिफाइन किया गया है सर। और उसमें 3-4 डॉक्ट्रिन्स का वर्णन किया गया है। इसमें डॉक्ट्रिन्स, पहला डॉक्ट्रिन्स है सर डॉक्ट्रिन्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। दूसरा डॉक्ट्रिन्स है सर डॉक्ट्रिन्स ऑफ सेवरेबिलिटी। और तीसरा डॉक्ट्रिन है सर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। और एक डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है सर, लेकिन वो भारत में लागू नहीं होता सर। ठीक है। ये अच्छा, थोड़ा सा बताइए कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 एक है, और 137 में डिफरेंस, आर्टिकल 137 में कुछ डिफरेंस बता सकते? थोड़ा लंबा हो जाएगा। सर आर्टिकल 137 है सर, जो जो सुप्रीम कोर्ट जो अपने जितने भी जजमेंट प्राप्त दिए हैं उनका रिव्यू करने के लिए वो स्वतंत्र है सर। तो वही आर्टिकल 137 है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और हाँ, बताइए बताइए बताइए। और आर्टिकल 13 सर मुख्य लॉ को डिफाइन करता है कि जो भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट है और इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट्स उनको नहीं लागू किया जाएगा इसके संदर्भ में। हाँ, बहुत अच्छा तो है। जी सर, बोलिए 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 बोलिए। वो है, जी सर, कुछ कह रहे थे? आर्टिकल 13 के बारे में मैं थोड़ा विस्तार में थोड़ा और भी बोलना चाहूंगा सर। बोलिए बोलिए बोलिए। आर्टिकल 13 में सर 24वां संविधान लेकिन संशोधन मैंने में पूछा नहीं था 71 आर्टिकल। का। कोई बात नहीं, आप जी बता सर, दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 में बेसिकली लॉ को डिफाइन किया है कि लॉ जो भी फंडामेंटल राइट्स के आड़े आते हैं उनको या तो इनवैलिड करार दिया जाता है या उनको हटा दिया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि नेशनल इमरजेंसी जब होता है तो कौन सा आर्टिकल है जिसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता? नेशनल इमरजेंसी के समय में एक दो आर्टिकल है। नेशनल, यस हाँ, सर, आर्टिकल 20 है कि इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। क्या है? 21 बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 क्या जी है? सर, आर्टिकल 21 है सर राइट टू लाइफ है सर, और लिविंग विद डिग्निटी। और आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 सर
जो भी ऑफेंडर है उनकी राइट को अ, ठीक है ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रतीक, आपको तो संविधान का है, आप संविधान अपने पढ़ाई किए ठीक से, और ज्योग्राफी भी मैंने पूछा आपका। बाकी एक आपकी हॉबी थोड़ा सा मैं पूछ लूं, तो आपकी हॉबी क्या है आप बताइए। सर मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। अच्छा, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। अभी क्रिकेट में क्या चल रहा है अभी? सर आज आज भारत का दूसरा मैच है सर, भारत और अफगानिस्तान के साथ 2 बजे से। अच्छा, इसके पहले वाला किसके किसके साथ मैच था? इससे पहले सर भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसने जीता था? भारत ने 6 विकेटों से जीता। अरे वाह, अच्छा अच्छा। तो कहने का मतलब है कि ये दूसरा मैच है। जी, भारत का दूसरा मैच। भारत, हाँ, भारत का दूसरा मैच है। जी चलिए, ये आज ही है, कब है? जी सर, 2 बजे से। अच्छा, 2 बजे से। तो 2 बजे मेरे को लगता है बजने वाला है, तो आपका इंटरव्यू जब हो जाए तो आप उसको वॉच कीजिएगा। और बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया प्रतीक, और ऑल जी द बेस्ट। हाँ, बस इस मोमेंटम को बनाए रखना हमको। और जी देखिए, सर। जितना भी आप जानते हो, तो फिर भी जैसे अगर आप जानते हैं तो उसमें 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 धार को तेज करना, कहते हैं ना, अपना जी हमेशा सर। शार्पन करना। जो भी आपका औजार है, जो भी आपके पास ज्ञान है, उसको हमेशा ही अनुराग, शार्प करना। यस ओके अनुराग। सर, ओके, थैंक यू, पास ऑन। जी प्रतीक जी, नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है सर, बढ़िया है। हम्म। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, बिहार से। नालंदा से बिलोंग करते हैं। नालंदा के बारे में कुछ बताएंगे? अभी जैसे नालंदा बौद्ध विहार, नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना, कई सारे नाम हैं उसके। ये सर, यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं सर। अच्छा, इतिहास आपका ऑप्शनल भी है? जी नहीं सर, भूगोल है, ज्योग्राफी मेरा ऑप्शन है। अच्छा, तो नालंदा की शिक्षा जो तत्कालीन विश्व की जो शिक्षाएं थी, उस शिक्षा व्यवस्था से नालंदा की शिक्षा व्यवस्था अलग कैसे थी, ये पता है आपको? जी सर। कैसे? सर उस समय जितने भी थे सारे डेकन यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, लेकिन नालंदा विश्व का प्रथम यूनिवर्सिटी था। यहाँ डेकन और रेसिडेंशियल दोनों थे। और यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक कक्षा थे। और यहाँ पर से इंटीग्रेटेड कोर्सेज थे जो कि अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं उसमें मिलते थे। यहाँ पर भौतिकी का पढ़ाई, मेटलर्जी का पढ़ाई, ग्रामर का पढ़ाई, ये लिटरेचर का पढ़ाई। ये ये सब जगह था, ये कोई अलग नहीं है, नालंदा में ही। लेकिन लेकिन इंटीग्रेटेड नालंदा वे में में सर नालंदा में मूर्ति जो स्पेशल था वो ये था, तर्कशास्त्र। ठीक है, या पहले बच्चे लॉजिक की को पढ़ाई। तर्क करना पड़ता था उस गेट कीपर से। उसके बाद वो अगर उस तर्क में उस गेट कीपर को हरा देता था, तब उसको प्रवेश मिलता था उस कॉलेज जी यूनिवर्सिटी। सर। ठीक जी है, सर। ये जी बात सर। है। ये यस सर, एंट्रेंस एंट्रेंस टेस्ट था हाँ, सर। यस इंटरेस्ट सर, है। आपने सही कहा। ये इम्पोर्टेंट था। और सर एक इम्पोर्टेंस और थी सर कि यहाँ मूर्ति कला भी सिखाई जाती थी। अच्छा, यहाँ पे बौद्ध धर्म के कौन से शिक्षा का केंद्र है ये पता है आपको? बौद्ध धर्म का शिक्षा केंद्र तो है, लेकिन बौद्ध धर्म के कौन सी शाखा का, महायान का या हीनयान का? महायान की ज्यादा है सर। महायान, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है महायान। ओके। अच्छा, ये मिट्टियों की जो बनावट होती है, मिट्टी की जो बनावट होती है, मिट्टी का निर्माण होता है ना, तो मिट्टी जी के सर। निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? कारण तो कई सारे हैं, भूमिका सब निभाते हैं, लेकिन एक है जो जिसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, वो कौन सा होता है? पेरेंट मटेरियल की भूमिका होती है सर, टेम्परेचर और रेनफॉल की। नहीं, ये तो सब हो गए ना, कि इसमें जी चट्टान की चाहिए, जलवायु जी चाहिए, टेम्परेचर जी चाहिए वहां का, है ना, जी सर। वनस्पति भी चाहिए, जी सर। जी वो सर। सब कुछ चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? एक कुछ है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महत्व है उसका। एलिमेंट का नाम बताना है सर। हाँ, एलिमेंट में ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है चट्टान, ठीक है। पेरेंट उसके बाद, मटेरियल चट्टानी होते हैं सर। हाँ, उसके बाद नहीं,
आप कई सारी बताए थे ना, तो इसमें चट्टान जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद जलवायु है, फिर टेम्परेचर है, फिर उसकी वनस्पति, सब उसमें आ जाती है। ठीक है। जी सर। अच्छा, आपको ये पता है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात क्यों आते हैं सबसे ज्यादा? चक्रवात के जो ट्रॉपिकल चक्रवात सबसे ज्यादा आते हैं, ट्रॉपिकल चक्रवात का मुख्य कारण टेम्परेचर वेरिएशन होता है। नहीं तो टेम्परेचर तो हर जगह होगा वैसे, कर्क रेखा पर तो अ, बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये तो कर्क रेखा से बहुत दूर है, करीब 300-350-400 किलोमीटर पड़ जाता है दूर। सर मैं मुझे ज्ञात नहीं है सर अच्छे से, लेकिन मैं एक आकलन कर सकता हूँ। करो ना। जो यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन का मुख्य कारण पानी का 26 डिग्री से गर्म होना। और नहीं वो सब छोड़िए, बताएंगे अभी, अभी हम बता देंगे। ठीक है। जी सर। ओके जी सर, सर। हमारी तरफ से। थैंक यू सर। ओके सर। ऑलराइट, यस यस प्रतीक, आपसे मेरे को कुछ नमस्कार। प्रश्न। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है सर। थके तो नहीं है सवालों का जवाब देते हुए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, यही तो काम है मेरा। अभी तक कैसा लग रहा है आपको जवाब देते हुए? अच्छा लग रहा है। अगर अभी के बेसिस पे आपको असेस करना हो, है ना, कितने नंबर पाएंगे आप? सर मुझे लग रहा है कि मुझे ज्योग्राफी में अपनी ज्ञान को थोड़ा और वर्धन करना पड़ेगा। और अभी के आकलन करूँ तो मुझे करीबन 70 के आसपास नंबर स्कोर होना चाहिए। क्या बात। ओके, सो प्रतीक, आज अभी जो न्यूज़पेपर्स में चल रहा है, आज के जो सबसे ज्यादा चल जी रहा सर। है, वो एक लड़ाई के बारे में चल रहा है ना? जी सर। इसके रूट्स में जाना चाहते हैं, तो समझना चाहते हैं कि क्या है ये, क्यों चल रहा है ये, तो क्या बताना चाहेंगे आप? सर ये इसके अगर रूट्स कहे जाए तो दो हैं सर, एक टेरिटोरियल वार है, एक रिलीजियस वार है सर। दो मेन रूट्स हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से तीन धर्म तीन संप्रदाय के मुख्य रूप से वहाँ पर माना जाता है, क्रिश्चियन, जूइश और इस्लाम, अब्राहमिक रिलीजन का मेन। वहाँ पर तब हमेशा से तीनों संप्रदायों में रही है कि वहाँ पर किसका आधिपत्य रहेगा। तो उस दरमियान में मतलब मुख्य कारण तो लड़ाई का ये। तो उसके बाद जीसस क्राइस्ट की मृत्यु का कारण माना जाता है जूस को, जिसके कारण उन्हें यहाँ से भागना पड़ा था। और फिर सर जब 1948 में पुनः जूस को एक स्टेट यहाँ पर मिलता है, जिससे मतलब फिलिस्तीन, जो पहले से अरब लोग वहाँ रह रहे थे, वो नाखुश हो जाते हैं। और वो स्टेट थ्योरी यूएन के द्वारा दिया जाता है, और वहां से फिर जो मॉडर्न लड़ाई वहां से स्टार्ट हो जाती है। हम्म। और आधुनिक युग में इसकी शुरुआत कैसे? आधुनिक युग में वही दो स्टेट थ्योरी से होती है सर, यूएन की दो स्टेट थ्योरी। और अभी जो शुरू रहा, इसके पीछे क्या कारण? अभी सर मुख्य कारण मुझे दो लगता है सर। पहला कारण तो ये कि अभी इजराइल और अरब देशों के, खासकर यूएई और सऊदी अरेबिया देशों से संबंध बहुत बेहतर हो रहे थे। तब बहुत सारे अरब कंट्री जैसे ईरान और फिलिस्तीन लोग को ये पसंद नहीं आ रहा था। और दूसरा अगर देखा जाए तो सर, वहाँ पर हमास नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और हमास में और भी दल हैं जो कि मतलब इजराइल से समन्वय की बात कर रहे थे, जो कि जिससे मैंने हमास चिढ़ा हुआ था सर। वो नहीं चाहता था कि वो लोग किसी भी बात पर संधि करें। तो ये मुझे मुख्य कारण लग रहा है। दो इसमें भारत क्या रोल प्ले कर सकता है? सर, भारत का रोल अगर अभी अभी मौजूदा स्थिति में सर, बोलिए बोलिए। मौजूदा मौजूदा स्थिति में सर, भारत के तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि वो शांति के तरफ है, और वो टेररिस्ट एक्टिविटी के बिल्कुल खिलाफ है। हमारा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसकी कड़ी निंदा की है सर भारत के प्रधानमंत्री ने। हम्म। तो आपको लगता है कि इसमें कोई एक्टिव रोल भी भारत निभा सकता है?
अगर अगर इजराइल किसी भी तरह का मदद मांगता है तो वैक्यूम रोल निभा सकता है सर। Alright. आपका ऑप्शन क्या है प्रतीक? सर मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी है। जी सर। ज्योग्राफी में अभी लेटेस्ट न्यूज में क्या आपने पढ़ा? सर अभी सबसे लेटेस्ट में दो न्यूज पड़े हैं सर। एक तो अफगानिस्तान में भूकंप आया है, और एक सर सिक्किम में सर फ्लड आई है। ये लेटेस्ट है सर ज्योग्राफी से रिलेटेड। और एक अगर आज ही देखा जाए तो सर वैश्विक स्तर पर तापमान का वृद्धि होना, ये भारत और ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए बहुत खतरनाक है सर। ये दो तीन हैं सर प्रमुख। भारत जनसंख्या के हिसाब से नंबर 1 पे पहुंच गया है। जी सर। तो आने वाले सालों में इसका इम्पैक्ट हमारी ज्योग्राफी पे क्या पड़ने वाला है? सर ज्योग्राफी बेसिकली सर लैंड और रिसोर्सेस, अगर लैंड और रिसोर्सेस सीमित होती है सर, और पॉपुलेशन जो डायनेमिक कंसेप्ट है, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर आप पॉपुलेशन एक लिमिट से अगर ज्यादा करते हैं, जो कि रिसोर्स के उत्पादन के लिमिट से अगर बढ़ जाता है, तो ये एक निगेटिव असर वहाँ के क्षेत्र पर डालता है सर। आपको लगता है इसका नेगेटिव असर होगा? अगर एक लिमिट से बढ़ जाता है तो निगेटिव असर होता है, लेकिन अगर एक लिमिट के अंदर रहता है तो इसका बहुत सारे लिमिट तो सबसे पॉजिटिव ऊपर पहुंच गई है। तब निगेटिव असर तो पड़ेगा ही सर। रिसोर्स और बाकी चीज के दोहन पर तो निगेटिव असर पड़ेगा। इससे ऐसे नहीं देख सकते कि इससे मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज की तरफ बढ़े, नॉन अगर से रिन्यूएबल की तरफ बढ़े, है ना, जी सर, इकोनॉमी को स्केल को इम्प्रूव करें। यस सर, अगर अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की जाए सर, तब भारत के पास लिवरेज बहुत ज्यादा है सर। क्योंकि भारत की जो मीन पॉपुलेशन है, मीडियन पॉपुलेशन 28 ईयर्स एज है, जो कि चीन की 38 और जापान की 49 और 42 से 43 यूएसए की है सर, जो कि बहुत ज्यादा है उधर की मीन पॉपुलेशन। तो उस दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत के पास बहुत सारे लिवरेज है, बशर्ते हेल्थ और एजुकेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा में अच्छा करती है तो उसकी। करेक्ट। तो दैट्स इट प्रतीक, थैंक यू सो मच। एंड मैं चाहता हूँ एक एक मिनट में आपको फीडबैक दिया जाए। थैंक यू सो मच सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा सर, बोलिए। आपकी अनुमति है? बोलिए ना प्लीज। सर मेरा कॉमर्स से मेरा ग्रेजुएशन है सर। तब कॉमर्स से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं सर? अकाउंट ऑनर्स मेरा। आपने ये कब किया था, ग्रेजुएशन कब किया था? 2015 में किए। उसके बाद कुछ और करते रहे क्या? 2015 बाद यस सर। क्या किया? अभी तो गांव में एक कोचिंग चलाता हूँ सर, 2015 के बाद ईयर वाइज जी सर। 2015 के बाद 16 में क्या किया? 16 में क्या किया? 17 में, 18 में? और उसके बाद से निरंतर फिर इधर बीपीएससी की तैयारी में लगे हैं। पहला एग्जाम तो 2018 में दिए थे। 2-3 साल तो पहले तैयारी में ही गुजर गया था, और साथ साथ में उसी समय से कोचिंग गांव में, जो लड़का कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेम सिलेबस है दरोगा का। क्या कोचिंग? दरोगा का जो सिलेबस प्री मेंस का है सर, बीपीएससी का प्री बिल्कुल सेम, दोनों में कोई अंतर नहीं। उसके बाद फिर बहुत सारे रेलवे का जो एग्जाम होता है उसमें जीएस सेम हो जाता है, एसएससी के एग्जाम में इसके जीएस सेम हो अलावा क्या जाता है। करते हाँ, इसके अलावा सिर्फ पढ़ाई करते हैं? मतलब कोचिंग में कितने घंटे जा रहे हैं आपके? हैं। कोचिंग में 2-3 घंटे ऐसे हैं बस। उसके बाद पढ़ाई करते हैं? जी। मतलब तुम्हारा कुछ यूनिक सा कॉम्बिनेशन है। और लेट मी थिंक कि 2015 के बाद अगर हम लोग 8 साल बाद बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि क्या तुम कॉमर्स पढ़ना चाहते हो? विद आई विल से परहैप्स लीव इट, क्योंकि उससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन का जवाब देने के बाद दूसरा क्वेश्चन भी आएगा, वहां पढ़ सकते हो, तीसरे क्वेश्चन में पढ़ सकते हो। नहीं, अगर प्रश्न पूछ दिए गए हैं अकाउंट से, इकोनॉमिक्स से, तो वो तो संभव है सर, अकाउंट इकोनॉमिक्स। वो तो जो है यहाँ पे जो भी करंट इवेंट्स हैं उससे संबंधित करो। जो कंसेप्चुअल है
तो कंसेप्चुअल है, क्योंकि अब आपने सब्जेक्ट भी चेंज कर दिया, उसके बाद आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो। तो वहाँ पे कुछ हाँ बेसिक क्वेश्चन तो जरूर कर लो कि डेफिनेशंस, फ्यू फंडामेंटल थिंग्स, अकाउंटिंग की, इकोनॉमिक्स की, है ना। मतलब एज सिंपल एज यस दैट कि व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज सप्लाई से लेके व्हाट इज द लेजर, है ना, समझ रहे हो, कैसे जी सर। फ्लो सिस्टम, ये जो बिल्कुल ही बेसिक होता है, जी सर। तो जो दूसरे बंदे को भी थोड़ा बहुत ज्ञान होता है जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, समझ लो, वो जी वाला सर। ज्ञान कर लो। इसलिए अगर वहाँ पे अकाउंटेंसी पढ़ना ही है तो मेरे ख्याल में इंस्टेड ऑफ कॉलेज एनसीईआरटी किताब पढ़ लेना, वो मतलब पढ़ भी कर लेना, नजरों से वही गुजार। वही बेसिक बेसिक सारा हाँ, लेजर, वो जर्नल, करना है, नहीं करना उससे बियॉन्ड ट्रायल अगर एंड तुम देखते हो, बैलेंस, ये सब क्या होता है, ये प्रॉफिट एंड करेगा। लॉस। हाँ, यस सर ठीक। कि प्रतीक अगर वहां पे घुस गया तुम्हारा इंटरव्यू, तो उतना अच्छा जी नहीं सर। होगा जितना यहाँ पे रहेगा तो अच्छा होगा। तो तुम्हें वो यस वहां पे रखना नहीं है, मतलब तुरंत से बाहर निकल जाना है, आप ठीक समझ है रहे सर। हो। हाँ, ठीक। तो मतलब इस तरह का अगर कोई सवाल पूछ भी लिया है तो उसको बोलने से पहले भूमिका बना के बोलना कि सर वैसे तो मैंने 2015 में किया है, हम्म, तो उतना याद नहीं है क्योंकि उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन सर जो आपने पूछा है, मैं अगर याद करूँ तो मेरे हिसाब से इसका जवाब ये है। अगर आपको 100% भी जवाब आता है ना, कूदना मत उसको, ये तो सही पूछ ठीक लिया, मैं है। इसका जवाब देता हूँ, ये भूमिका के ठीक। बाद जिसमें वो लोग हो जाएंगे कि यार इसको तो याद भी नहीं है लेकिन जवाब तो इसने सही दे दिया है, तो इट विल बी बेटर स्ट्रेटेजी टू गिव रिप्लाई लाइक दिस। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस नीना। मैं इस पर ध्यान दूंगा सर। जी ये प्रतीक, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था। द वे जैसे आप बात कर रहे हैं ये भी अच्छा है। थोड़ा सा आप स्ट्रेस में है, स्माइल करिए बीच में, ऐसे लग रहा है जैसे आप बहुत सीरियस हैं एंड एक, है ना। तो थोड़ा प्रोफेशनल, ये थोड़ा सा इसको आप वो करिए, थोड़ा सा स्माइलिंग फेस करिए। और ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, आपका जीके जीएस का ही है। आप सब्जेक्ट पे, बाकी चीजों पे उतना क्या ज्ञान है वो नहीं देखा जाएगा, क्योंकि वो पास करके आप आए हैं। आप कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चीजों को हैंडल करते हैं, बेसिक चीज ये है, वो देखा जाएगा। जब सर ने आपको बोला एंटर होने के लिए, आप एंटर हुए, आए, आपने क्या किया, कुर्सी को खींचा। ये नहीं करना, ये सब माइनस में जाता है। ये छोटी छोटी चीजें जब आप एंटर करते हैं, सबसे पहले प्रॉपर तरीके से नॉक किया, पूछा, आए, बैक में खड़े रहे, परमिशन मिला, बैठे। बैठने के बाद आपको चेयर खींचना नहीं है, चेयर में आवाज नहीं आना चाहिए, फुट स्टेप की आवाज नहीं आनी चाहिए, चलते समय कपड़े की आवाज खसखस नहीं आनी चाहिए। ये सबका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब वो कहते हैं बैठिए, तो आपको पोजीशन वैसे ही हैबिट अभी से बनानी है, ऐसे बैठिए ताकि आपका बैक सीधा रहे और कुर्सी के बैक तक हो। ऐसा ना कि कुर्सी पर लटक के बैठे या बाद में आपको अपने आप को ऐसे ऐसे पीछे करना हो रहा है, वो नहीं करना है। बैठ गए, अगर लग रहा है कि डिस्कम्फर्ट है तो थोड़ा सा बॉडी को उठा के हल्का सा बैठे। हाथों का पोस्चर वो सर ने बताया होगा, वो सब सही रखना है। जैसे ठीक है। उसके साथ जो फीमेल होती है उनको पहले ग्रीट करना होता है, फिर बाकी मेल को ग्रीट करना होता है। ठीक है, सबको देखना है, स्माइलिंग फेस रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है। यस। उसके बाद जैसे ही आपसे पहले सवाल किए जाते हैं, आप उनकी तरफ देखना। अगर पहले सवाल में आप अटकते हैं तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आता है तो जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है संभावना के आसपास में हूं तो आप पूछिए कि सर मैं क्या गैस कर सकता हूं। अगर वो बोलते हैं ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, सॉरी बोल के आगे। 3 क्वेश्चन के आंसर भी में भी अगर आप सॉरी बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं आ पाएंगे, फिर भी उम्मीद है, क्योंकि आपका जो बोलने का तरीका है वही सामने वाले को प्रभावित करेगा। ठीक है। जब यस आपसे मैम। आपके व्यूज पूछे जाएं तो आप अपने व्यूज बताइए, एकदम निष्पक्ष तरीके से, किताबी भाषा में नहीं जाना है, सिंपल तरीके से बताइए। जो आपसे पूछा जाए उसका स्ट्रेट आंसर दीजिए। जैसे जब मैं पूछ रही थी तो आप बड़े लंबे आंसर दे रहे थे, उतनी जरूरत नहीं। अगर पॉइंट्स पूछे जाए सिर्फ पॉइंट्स बताना है आपको, डिटेल्स नहीं बताना है। ये इंटरव्यू है, 20 मिनट में खत्म होना है ना। जैसे कि मैं कोई प्रश्न। जैसे 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 मैंने आपसे क्या पूछा था, भूमि वाला पूछा था, भूमि से यस रिलेटेड कुछ पूछा था, उसमें बस जो आपने मुझे समझाया, नॉलेज है, बहुत ज्यादा डिटेल्स में आप समझा रहे थे, दैट्स गुड, पर यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। 1-2 पॉइंट बताना मैम। था कि आप ऐसे करेंगे। जो सॉल्यूशन दे रहे थे वो बिल्कुल करेक्ट था, पर उसको आप थोड़ा सा ब्रेथ में जाकर लास्ट में उसका, वो चीज आपको पहले बोलना है एकदम स्ट्रेट। सॉलिड पॉइंट यहाँ पे पहले थ्रो करना है आपको। ठीक है प्रतीक, तो ये ठीक है इनकी मैम। ध्यान रखिए। आंसर आपको पता है,
उसकी प्लेसिंग पे थोड़ा सा आप समझ के एक दो बार और प्रैक्टिस करिए कि शॉर्ट में आंसर देना है, टू द पॉइंट बोलना है, प्लेसिंग अच्छी हो, जो अच्छे वाले हैं वो सबसे पहले निकले, बाद में कुछ भी हो लेकिन पहला अच्छा रहे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम वेरी मच। और प्रतीक, प्रतीक मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि पहला तो जितना सवाल पूछा जाए एकदम टू दी पॉइंट उतना जवाब दीजिएगा, ना कम ना ज्यादा। अगर ठीक आपको है सर। ज्यादा आता है ध्यान रखिए कि देखिए जो भी वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए लोग होते हैं वो सब आपकी मदद के लिए ही होते हैं, वो समझ जी जाते हैं, सर। जैसे करते हैं उनको पता लग जाता है, तो टाइम की बचत हो जाती है। तो वो ज्यादा से ज्यादा सवाल, जितना ज्यादा सवाल लोग पूछेंगे वो आपके फेवर में होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज कि आपने कहा कि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो एक लाइन में उसका, जैसे हरीश सर ने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो आपको ये बना लेना, अपना जवाब बना लीजिएगा, हर कोई बनाता है कि भाई 18 से लेके अभी 23 हो गया, इसके बीच में मैं कोचिंग में मैंने कोचिंग शुरू किया था। लोग समझते हैं भाई कोचिंग क्यों लोग पढ़ाते हैं, पढ़ने के एज में कोचिंग क्यों करते हैं, क्योंकि अपनी आर्थिक, रिवीजन हो जाता है, रिवीजन हो जाता है और नहीं रिवीजन के लिए कोई नहीं करता है, जस्टिस रिवीजन के लिए कोचिंग नहीं करता है प्रतीक। करते हैं लोग जैसे किसी को पैसे की जरूरत होती है, मान ली परिवार में आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर होती है, तो लोग चले जाते हैं कि भाई चलो अपना कोचिंग शुरू करते हैं, या फिर या तो उसको करियर बना सकते हैं। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में आए, आप जी जानते सर। हैं कि इतना बड़ा इंडस्ट्री हो चुका है, तो वो तो आपका डिसीजन होगा। लेकिन अगर आप चूंकि बीपीएससी दे रहे हैं या यूपीएससी दे रहे हैं, तो आप एक लाइन में बोल दीजिए कि भाई मैं कोचिंग के साथ साथ तैयारी कर रहा था, बस एक लाइन में आपका आंसर हो गया। उसके बाद अब आप का दो, जैसे आपने बोला कॉमर्स, तो कॉमर्स के बारे में, जैसे आप बिहार से हैं तो पूरा बिहार के, आप कोई भी पूछ सकता है कि भाई बिहार के जो आर्थिक पहलू हैं, अभी देश में सबसे पर कैपिटा इनकम सबसे कम है बिहार का, तो उसके बारे में लोग पूछ सकते हैं कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। बिहार के आर्थिक डेवलपमेंट के लिए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे, एक सवाल तो बनेगा सीरियसली। और कॉमर्स में क्या क्या अभी अच्छा नया नया क्या चल रहा है, आप देख रहे हैं कि आजकल लोग, बहुत सारे लोग शेयर के बिजनेस में आ गए हैं, नौकरी छोड़ छोड़ के कई लोग, तो मैं जानता हूँ कि शेयर के बिजनेस में, स्टॉक एक्सचेंज शेयर, यस। तो ये कुछ कैसे, सर ने कहा कि चैट जीपीटी जो है ना, उससे आप मांग लीजिए मुझे क्या क्या चाहिए, उसके बाद मोटे तौर पे आप एक तैयारी कर लीजिए क्या क्या कॉमर्स से बन सकता है। जो जो जैसे कि मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कैसे वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, शेयर का जो व्यापार फल फूल रहा है वो क्या है, कैसे प्रोडक्ट, तो ये कुछ 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 आपको एक साथ मिल जाएगा। थोड़ा सा उसको एक बार में उसको आप बना लीजिएगा। और खास तौर से चूंकि आपका कॉमर्स है, ये बहुत अच्छा है आपके लिए, विन विन सिचुएशन है, आप कॉमर्स से हैं। क्योंकि कॉमर्स में सवाल जो बनते हैं ना, वो बहुत ही लिमिटेड सवाल बनेंगे अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि कॉमर्स तो सारे लोग तो होते नहीं कॉमर्स के, तो वो मोटे मोटे तौर पर आप अपना बना लीजिएगा, खास तौर से बिहार से रिलेटेड, तो मेरे को लगता है बिहार ठीक हो जाएगा। बाकी जो है पूरा अपना जो जो भी जो शब्द प्रचलित है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रख लीजिएगा। और जहां तक ठीक। मैडम ने भी बताया कि अपने बॉडी लैंग्वेज को ठीक रखिए आप जब इंटर करते हैं। और देखिए मुस्कुराने का जो है ना इतना फायदा है प्रतीक, कि ये फ्री में है, यस। मुस्कुराहट गॉड ने फ्री में दिया हुआ है। तो क्या होगा अगर मान लीजिए कोई सिलेक्ट होता है नहीं होता है, उस पर ध्यान नहीं देना है, बस गीता पे चले जाइएगा, परफॉर्म योर ड्यूटी असाइन टू यू, कीपिंग मी ऑन हार्ट, कहते हैं ना भगवान, मुझको हृदय में बसाओ, अपनी ड्यूटी को करो। ये एक लाइन आप मंत्र की तरह आप दिमाग में रखिएगा। सब लोग वहां आपको मदद करने के लिए बैठे हुए, वो चाहते हैं कि आप जिस कुर्सी को पाना चाहते हैं वो आपको मिले। तो ये समझिए कि कोई भी आपको ये नहीं करेगा, आपको हर कोई हेल्प करेगा, बस आप कूल एंड काम रहिएगा, मुस्कुरा करके जवाब दीजिएगा। जो नहीं आता सीधा बोलिए आई एम सॉरी, मुस्कुरा के बोल दीजिए सॉरी सर, तो बस इतना से काम बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू प्रतीक। थैंक यू सर। ठीक है प्रतीक जी, जी सर। ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ठीक है। बंगाल जी की सर। खाड़ी देखो, बंगाल की खाड़ी में इसलिए चक्रवात आता है क्योंकि वो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, पहली चीज नोट कर लो। दूसरी चीज, बंद महासागर टाइप का है वो, दूसरी चीज। सर तो अरब अरब सागर भी तो है गिरा हुआ। नहीं उतना नहीं गिरा, वो खुला हुआ है, आप उसको देखेंगे उसका एरिया वही है। तो कहीं ना कहीं उसकी निकासी भी निकासी उसको मिल जाती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी को निकासी नहीं मिलती है, ठीक है। ये दूसरा कारण। अच्छा। तीसरा आपका टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है।
ये 3 कारण ही याद रखो, ये बहुत है। ठीक है। पहला जो घिरा हुआ है, दूसरा टेम्परेचर, और एक निकासी तीसरा, नहीं मिलती। हाँ, उसको निकासी नहीं मिल पा रही है। निकासी नहीं मिल पाती तो अपना पानी आके कहीं ना कहीं टकराएगा ही। ठीक है, तो चक्रवात बना देगा। और एक प्रश्न क्या पूछे थे हम आपसे? बाकी हिस्ट्री वाला जो पूछे थे आप बहुत बढ़िया बताए थे उसको, और सही भी था, जो उस समय हम बता भी दिए थे, इसको इस तरीके से याद रखना है। बाकी सब ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कान उस्कान रखिए, और परेशान यस मत सर। होइए, एकदम बेफिक्र नहीं रहिए। नहीं, परेशान नहीं। हाँ। सर पिछला बार इंटरव्यू जब दिए थे ना, हम्म। तब उस समय इतिहास के क्वेश्चन बहुत हमसे पूछे गए। तो एक काम करो, अभी पटना में हो कि कहीं बाहर हो? अभी इतिहास देख रहा हूँ सर, पटने में है साइड में फिर। कहाँ है साइड तुम्हारी? ये खेमनी चक तरफ। खेमनी चक तो दूर है। खेमनी चक से एक लड़का वो- और है, उससे हम बात करा देंगे। तो मेरे ऐसे जैसे। इतिहास का वन लाइनर देख रहे हैं, वन लाइनर ही ज्यादा पूछते हैं, हाँ वही। मतलब डिटेल में नहीं जाते हैं नहीं। हम उससे, लेकिन वन लाइनर हम पिछला बार करके गए नहीं। हम्म। वो पूरा पूछ लिए थे, मुगल साम्राज्य का जितना भी हुए हैं सबका नाम बताओ। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो, और अगर जहाँ दिक्कत लगे वो आप फोन कर सकते हैं, हमें फोन करके हमसे पूछ लेना। यस। वो हम आपको समझा देंगे। ठीक है ना? यस ओके। बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया सर। से। सर एक होता है वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज। हाँ। तब ये सर मुख्य रूप से माउंटेन ब्रिज रात्रि में काम करता है, वैली ब्रिज दिन में काम करता है। हम्म। यही होता है ना, जो हाँ। पहाड़ों पर से जो हवा जो गर्म हो जाती है वो नीचे आ जाती हम्म। है, और ठंडी हवा। बिल्कुल। ठीक। ओके। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। ऑलराइट, सो प्रतीक, तुम्हारा सब कुछ अच्छा है। जी सर। अच्छे से जवाब दे रहे हो, तुम्हारा आत्मविश्वास भी अच्छा है, लेकिन मुझे कारण पता है, तुमने बता दिया। अगर जी तुम ये सर। नहीं बताते तो आई वॉज इम्प्रेस्ड, तुमने बता दिया था, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। विच इज यू आर एक कोचिंग, अगर इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो ऑब्वियसली तो पढ़ा रहे हो, तो ये साधारण सी बात है। तो इसलिए मेरे को लगा तो कोचिंग कर रहे हो, ओह ठीक है, तुम्हें पता ही होगा, आप समझ रहे हो। लेकिन उसमें सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है मेनली वही सब पर हम लोग फोकस करते हैं, डिटेल में कुछ में नहीं जाते। हाँ, तो मतलब उससे आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है बाय टेलिंग द बोर्ड कि मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। तब इसमें बोलना पड़ेगा सर, अगर बोलेंगे कि नहीं चलाते हैं तो ये तो और निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर जाएगा, नहीं तो तो ये काम इसमें सर ये कर सकते हैं कि ये बोलो, बता सकते हैं कि हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूशन पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को। ये कर दो। ये तुम कर लोगे, इसमें ये बेनिफिट में रहोगे। ठीक है, तो फायदे में कोचिंग रहोगे। चलाने का मतलब है तुम दूसरों को सिखा रहे हो, सुनो, ठीक है। और तुम यहाँ पे जवाब नहीं दे पाए, वो बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है, वो तुम भारी पड़े। लोगों का भविष्य खराब कर रहे हो अगर तुम किसी में फंस गए हो, और ये गलती से भी 1% भी, अगर एक सवाल एक दो सवाल फंस फंस गए, तुम बेसिक चीजें फंस गए, और किसी ने बोल दिया यार तुम पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम पढ़ाते हो, क्या समझ रहे हो? तुम अपने आप को एक हाई रिस्क पेडेस्टल पे खड़ा कर रहे हो बाय टेलिंग दिस कि मैं ये काम करता हूँ। सर तो कोचिंग कोचिंग से रिलेटेड तो क्वेश्चन आएंगे बच्चों को ट्यूशन में कि सिलेबस नहीं क्या है क्लास 4 का, ये सब तो पूछ सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जब ट्यूशन बता दोगे ना तो आपसे नॉर्मल पूछ लिया, अच्छा कितने क्लास तक का? ऐसे ऑफ एंड ऑन सर, अपने गुजारे के लिए मैं बस बस कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत हल्का हम लोग हल्का समझा सर, देंगे। लो प्रोफाइल में रखो अपने आप को। कोई जरूर थोड़ी नहीं कि प्रोफेशनल होना है। ठीक है हाँ, तो। बस ऐसे सर कभी कभी बस बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देता हूँ, ऐसे नहीं कि सर, तुम ऐसे सोचो ही मत कि तुम बहुत बड़ा कुछ इंस्टीट्यूट खड़ा करके रखे हो और वहाँ पे चल रहा है सब कुछ, अपने आप काम क्लास 5 तक के बच्चे को। हाँ, पढ़ा ट्यूशन लेता हूँ पढ़ा। सर, थोड़ा बहुत बस ऐसे ठीक। करता हूँ, बस ठीक। मुख्यतः सर मैं जो है अपना ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, तुम सिंपैथी गेन कर रहे हो मेरी, ठीक और ठीक। फिर तुम ठीक जवाब दे रहे हो, देन आई एम इम्प्रेस्ड। आप समझ जी रहे हो? सर। कोई प्रोफेसर आके अच्छा बोलेगा, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। काम ही उसका सुबह शाम खड़े होकर हाँ, बोलना है। और वो भी कम्पिटिटिव को पढ़ाते हैं, तब जाहिर सा बात है आपका लेवल बहुत ऊंचा होना चाहिए। बिल्कुल होना बिल्कुल। चाहिए। तो बिल्कुल। तुम जी क्यों सर। ना वो हाई कर रहे हो, तो तब उससे ज्यादा तुम फायदा उठाओ कि हम तो इसमें कर रहा हूँ, बट मैं जी कुछ सर। कर लेता हूँ, ट्यूशन पढ़ा देता हूँ, कोई किसी की हेल्प कर देता हूँ, इस तरह से कर देता हूँ, ये रखा अपना, तो कहीं ज्यादा ठीक। अच्छा हो कोचिंग से, मतलब जी सर। आप समझ रहे हो। समझ रहे, बिल्कुल सर, उसका धीरे बहुत धीरे खामियां धीरे हैं सर। धीरे मिलेगा, बोर्ड में 4 लोग हाँ, के पास आ अगर रहे हैं, अच्छा अच्छा भी जवाब दे देते हैं, फिर भी वो सोचेंगे अच्छा ये तो एक्सपेक्टेड था इससे। हम्म। और फिर हो सकता है कि आपसे वो डीप लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएं। हाँ जी सर। तो अपने आप को हाई रिस्क जोन में तुम डालते हो अगर ये कहते हो, इसके अलावा ठीक। सब कुछ अच्छा है, पर जैसे ही ये कहते हो कि हाँ मैं ये हूँ,
क्योंकि आप बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, मुझे भी अच्छा लगा था, लेकिन तुमने पहले बोल दिया कोचिंग चलाता हूँ। ओके, ऑब्वियस। अब ये अनुराग सर कोचिंग चलाते हैं, तो इनसे हम कोई कहेंगे ये घबराएंगे या इस तरह की चीजें नहीं बताएंगे, तो इनको तो रट्टा जी हुआ है। बच्चे पूछते हैं रोज सुबह शाम इनसे, इनका इंटरव्यू बोर्ड कौन है, तुम्हारा इंटरव्यू बोर्ड कौन है, बच्चे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, कहीं से कुछ भी पूछ लो, सबसे आसान है सवाल पूछना, जी है ना। ठीक। तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि आपने उनसे फीस भी लेनी है, रोजी रोटी भी है वो। आप समझ रहे हैं? तो आप तो जी हाई तैयारी रखते हैं, तो रोजी रोटी होगी आपका वो। जी तो आई एम नॉट सेइंग हाइडिंग इट, बट आई एम सेइंग अननेसेसरी क्यों बोल रहे हो। जी सर, अभी मैं अननेसेसरी नहीं बोलना। तैयारी कर रहा हूँ, विच इज अ फैक्ट, और तुम वो ठीक। क्यों पढ़ा रहे हो, कुछ तो चाहिए गुजर बसर करने के लिए, इसलिए तुम मजबूरी में कर रहे हो, आपका कोई पैशन नहीं है, पैशन आपका सिविल सर्विस है, दैट्स व्हाई यू आर हियर। आप समझ रहे हो। यस सर। एक तो ये बात है, दूसरा कुछ क्वेश्चंस की आपकी नॉलेज अच्छी थी, इसलिए उसमें मैं नहीं जा रहा, ऑल A+ है तुम्हारे लिए जो भी तुमने जवाब दिए, लेकिन एक दो जगह मैं पूछ रहा था इसी के बारे में ना, जो हम लोगों ने इजराइल हमास के बारे में पूछ रहा था। हाँ, उसके बुनियादी से आप जा रहे थे कि एकदम बेसिक से बताओ। वो जगह आपने बताया तो, लेकिन नेगेटिव पे रोका उसको। हमेशा ऑप्टिमिस्ट जब भी आपको बोलने का मौका मिल रहा है, हालांकि ये चीजें हैं, लेकिन आप उसको अगर एंड करना है तो कुछ सुझाव, कुछ सॉल्यूशंस की तरफ करके देने की कोशिश करो। तो तुम्हारी इमेज क्या होनी चाहिए कि यू आर ए पॉजिटिव थिंकर, यू आर सोल्यूशन प्रोवाइडर, है ना, ये करके। मतलब अगर मतलब specific है तो ये सर ये जनरल बोल ना। सकते हैं कि ये बोल सकते हैं कि जो टू नेशन थ्योरी है ये दोनों के हित में ही है, टू नेशन थ्योरी, क्योंकि इससे बहुत से हस्ता से लड़ाई पीट मतलब खून खराबा नहीं होते अरे और ऐसे। हमेशा ये बताओ जिससे पीस आती हो, लड़ाई खत्म होती है, यस हमेशा सर। बताओ, है ना। जी सर। हाँ, तो इस तरह से देखो, तुम्हारे पास तुम्हारी बाकी तैयारी तो अच्छी है, और क्या था। बाकी हाँ, थोड़ा प्रत्येक सा जो स्माइलिंग रख सकते हो लड़के तुम, अगर तुम तो पढ़ाते हो, थोड़ा सा और बेटर रख सकते हो, थोड़ा सा बेटर रख सकते हो, जैसे अपना इंट्रोडक्शन तो जल्दी से फिर से अपना। मैंने मैंने सर 10th सत्यम इंटरनेशनल स्कूल पटना से किया है, CBSE बोर्ड से। 12th भी सत्यम इंटरनेशनल स्कूल CBSE बोर्ड पटना से ही किया है, और ग्रेजुएशन कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना से ही किया है। और अच्छा करने की थोड़ा स्माइलिंग फिर से करो। स्माइलिंग तो मैंने एक बार जोर से हंसो, जोर जोर से स्माइल करो, कमरे से बाहर जाके जोर से हंसना, जोर से खींचो, चीज चीज से खींचो। सर अननेसेसरी स्माइल करने से भी निगेटिव हो जाता है, ऐसे लोग समझते हैं कि ये टोंट हम पर हंस रहा है, कुछ उस तरह का भी फील आ आप जाता है। अपने बारे में बता रहे हो, जी सर। अगर आप अपने बारे में बता रहे हो, मैं सवाल पूछूं अपने बारे में, तो उसमें सीरियस होने की क्या बात है। मैं जो हूँ सो जी स्माइल सर। करने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा किया, आप समझ रहे हो, आपका फेस स्माइलिंग होना चाहिए, चिंता चिंता युक्त नहीं होना चाहिए, चिंता मुक्त तो होना चाहिए। तो एक प्रतीक, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं तो सामने वाला ये नहीं सोच सकता कि आप बहुत दुखी हैं, आपके साथ कुछ दुर्घटना घटित हो गई है। दैट्स ये इतना तो आप कर सकते हैं जो अभी आपने एक्सप्रेशन दिया। तुम्हें मैं ये तुम्हें बता सकता हूँ, नेचुरल है। अगर मैं अभी इसमें स्क्रीनशॉट लेता ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें एक ही काम करना चाहिए, हंसना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। अच्छी है, हाँ। तब और मैं तो ना, तुम्हारा ठीक। चेहरा बदल गया एकदम, हाँ सच बता रहा देखिए, हूँ। नो से टीचर्स मेरा का हाँ हो गया, दुर, तुम्हारा दुर, चेहरा। मैम दुर्घटना नहीं है, लेकिन और पिछला बार भी इंटरव्यू दिया क्या और हुआ नहीं था सिलेक्शन, सब वो सब ये लेके थोड़ा आपको, प्रेशर। ये बोझा आपको फेंक के तो जाना है वीडियो याद प्रतीक, कर आप दोस्त, ठीक। उसका इस इंटरव्यू से कोई संबंध दूर दूर तक संबंध। नहीं। उसकी परफॉर्मेंस उस समय, इसकी परफॉर्मेंस इस समय, दोनों में कोई कोई जुड़ा। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू, सरप्राइज प्रतीक, किसने तुम्हें ये गलत बात बता दी है कि हंसना बुरा है। तुम्हारे लिए तो हंसना ही तुम्हारा सिलेक्शन कराने वाला है। एक सेकंड, एक ठीक, सेकंड, एक मैं इस सेकंड। पर ध्यान दूंगा। बिल्कुल, आप बेस्ट हैं ये मान के जाइए, और आपके लिए जो ईश्वर ने बेस्ट बनाया है वही आपको मिलेगा। इसलिए कोई भी चीज मिलती है या नहीं मिलती है उस पे नहीं जाइए, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए प्रतीक, वही बेस्ट मैम है। मैम जी, वहाँ पर नमस्कार करना उचित होगा या गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग बोलना उचित होगा? आपको जो कंफर्टेबल लगता है। मुझे नमस्कार किए मैम, मैं पर्सनली बहुत अच्छा लगा मुझे, पर अब पता नहीं वहां लोग कैसे करें, तो आप जिसमें कंफर्टेबल है करें। एक बोल रहे थे सर मैम कि वहाँ एक अलग कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग होते हैं, तब वो नमस्कार उतना प्रेफर करते नहीं।
नहीं करते तो नहीं करते हैं, नॉर्मल लेकिन बोलो। ये क्वेश्चन बन आप सकता है कि आप आप हाथ मान जोड़ लीजिए आप मान लीजिए नमस्कार, हाथ जोड़ के नमस्ते, पाए लागी, आशीर्वाद दीजिए, ऐसा कुछ में अगर आप कंफर्ट हैं तो आप हमारे अनुसार क्यों गुड मॉर्निंग बोलेंगे? पता चला हमारे चक्कर में गुड मॉर्निंग बोले, पता चला जीभ लड़बड़ा गई, तो क्या करोगे? गुड मॉर्निंग का गुड इवनिंग निकल गया आपसे, है ना? जी, प्रतीक, ये वो तो भाई इसीलिए वो ये चीज कुछ थोड़ा ध्यान रखो। नहीं, पर ठीक। प्रतीक यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनेगा कि आप हाथ जोड़ के जो नमस्कार करते हैं उसका क्या तात्पर्य है, तो आप यहाँ आपके मैम आपकी इस एक्टिविटी से वहाँ एक क्वेश्चन बनेगा। तो आप जो भी एक्शन करेंगे वहाँ इस चीज के लिए, उसके लिए आप एक साइंटिफिक रीजन लेके चलिए कि आपने हाथ जोड़ के अभी किया तो क्या क्या होता है, हाथ जोड़ के प्रणाम क्यों किया जाता है हमारे समाज में, तो इसका ऐसे यस मैम, इसका आंसर मैं देना चाहता हूँ। मैम, नमस्कार मतलब होता है कि मैं आपके अंदर के ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूँ, नमस्ते कर रहा हूँ। चलिए वो तो आपसे अनुराग जी बात कर लेंगे, ये सब तो डिटेल्स में ठीक एक बार और बैठेंगे ना तो अनुराग जी आपको समझाएंगे, ठीक है। पर ठीक ठीक ओवरऑल जो ठीक है। प्रतीक आपकी पर्सनालिटी थी वो आपकी स्माइलिंग फेस को सूट करती है, आप उसको नोटिस करिए, आप उसी पे काम करिए, आंसर ओके, पता थैंक आई है। स्ट्रांगली रिकमेंड कि तुम बाहर उससे पहले रोज जो है शीशे के सामने पहले बैठो एंड सी योर फेस एंड ओके ओके फाइंड आउट योर राइट एक्सप्रेशन ऑफ स्माइलिंग फेस। मतलब बहुत ज्यादा खींचने नहीं है, बत्ती सी नहीं दिखानी, तो सबको पता है। ठीक ठीक। अननेसेसरी मौके के हिसाब से ठीक रखना है। बट व्हाट इज द नॉर्मल डिफॉल्ट पोजीशन, क्या है? क्या वो सीरियस है तुम्हारी? हाँ, वो या वो डिफॉल्ट पोजीशन में यही है जो दिख रहा है सर, डिफॉल्ट पोजीशन नहीं, तो यही चिंता, वो चिंता है, मुझे लग रहा है चिंता है, लेकिन तुम्हारी हंसी बहुत अच्छी है। इसका मतलब तुमने अपने दिमाग पे बोझ डाल रखा और कुछ नहीं है। कम आउट ऑफ इट, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। है। देखो, ओके अगर स्माइलिंग है तो मैं तो अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूँ। अगर ये चेहरा है तो मैं अपना ये दिखा रहा हूँ कि मैं थोड़ा परेशान हूँ। वाई शुड यू शो समथिंग नेगेटिव? यू हैव टू कंट्रोल इट। अननेसेसरी नहीं है सब, उसका तो कोई भी नहीं बोलेगा यार, यहाँ से मैं ये बोलूंगा कि फालतू में सो। लेकिन स्माइलिंग का मतलब होता है कि कोई इतना खींचता है, कोई इतना खींचता है, तो आपको अपना चेहरा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खींचता हूँ तो खराब लग रहा है, आंखें बंद हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पोजीशन पता लगेगी कि ये जेस्चर ठीक है। तो शीशे के सामने देखो, उसको अपना डिफॉल्ट पोजीशन बनाओ, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू सो यस, मच। थैंक यू सर। ओके। ऑलराइट, तो आप रह सकते हो या जा सकते हो, हम लोग नेक्स्ट वाला कर रहे हैं। एक बार बंद करके ठीक फिर स्टार्ट करेंगे ना। जी सर। ठीक ठीक है सर।